कौन था अतीक? आपने जब शिकंजा कितना बड़ा साम्राज्य था जब आप आए, उसके पहले तो तमाम सरकारें थी। अतीक अहमद, जिसका धुरंधर फिल्म में किरदार, कितना बड़ा माफिया था और किस तरह से उसका काम करने का तरीका था? एक तांगे वाले के लड़के से बढ़ के 30 साल 35 साल में पहले विधायक बन जाना, फिर सांसद बन जाना और आर्थिक रूप से ठेके पट्टों तथा अन्य गलत गतिविधियों से एक पूरा साम्राज्य स्थापित कर लेना, यहाँ तक कि जो निर्वाचित विधायक थे उसकी भी हत्या करा देना। राजूपाल? हाँ, और न जाने कितने ऐसे अत्याचार की घटनाएं हैं और कैसे वो सिस्टम के ऊपर चला गया, ये तो प्रयागराज में और तत्समय इलाहाबाद के सभी लोगों को पता है। और ये भी आश्चर्य की बात थी कि इतने आपराधिक इतिहास होने के बावजूद उसके ऊपर कभी इतना कानूनी शिकंजा नहीं कसा गया कि कोई उसे उसके जुर्मों की सज़ा दिला सके। मेरा एक सवाल है सर कि जैसा आपने बताया कि पुलिस भी थी, हाई कोर्ट भी था, सारा सिस्टम था, उसके बाद भी अतीक अहमद, अशरफ अहमद का जो साम्राज्य है वो फलता फूलता रहा। आप उत्तर प्रदेश पुलिस में आते हैं, पहले तो एडीजी मेरठ थे, उस पर बारे में बात करेंगे। क्या जो अभी वर्तमान सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, या आप लोगों की कोई ऐसी मीटिंग हुई या कुछ ऐसा हुआ कि भाई अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस या इन पर शिकंजा कसो, या कुछ ऐसी मीटिंग? क्या निर्देश था, किस तरह के निर्देश थे? 2017 में जब शासन और सत्ता में परिवर्तन हुआ तो शासन ने यह निर्धारित किया कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार की रहेगी और सभी तरह के माफियाओं को, उनका माफिया राज्य ख़त्म करना है, उनके आर्थिक साम्राज्य को ख़त्म करना है और उनको कानून के दायरे में लाके और सज़ा दिलानी है। तो एंटी माफिया टास्क फोर्स का गठन हुआ, उसमें माफियाओं का चिन्हीकरण किया गया, विभिन्न वर्ग के माफिया बनाए गए जो आपराधिक हैं, ठेकेदार हैं, वन माफिया हैं, खनन माफिया हैं, शिक्षा माफिया हैं, सभी तरह के माफियाओं का चिन्हीकरण किया गया। अच्छा। और उसके बाद से कुछ जो चुनिंदा महत्वपूर्ण लगभग 68 ऐसे माफिया थे, 68, हाँ, जिनके पूरा गैंग चार्ट बना के, उनके गुर्गों की लिस्ट बना के और पूरा सिजरा बना के कि भाई इन्होंने कौन से क्राइम कब किया था, उसका क्या स्टेटस है, एक सिस्टमेटिक तरीके से कार्रवाई कराएगी। जो भी एविडेंसेस मौजूद थे, जो गवाह पहले हॉस्टाइल हो गए थे, उनको जो विटनेस सिक्योरिटी स्कीम है जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से दी जाती है किसी भी अहम गवाह को, महत्वपूर्ण केस के गवाह को, वो सभी चीज़ें दी गई। और हमारे अंदर जो विभाग के अंदर, जैसे हमारे जो प्रोसिक्यूटर होते हैं, उनको प्रॉपरली ब्रीफ किया गया, एविडेंसेस सही से इकट्ठा किए गए और उसके इतने अच्छे परिणाम निकले कि उन 68 माफिया और इनके गुर्गों में से लगभग 100 से अधिक लोगों को सज़ा दिला दी गई और सभी महत्वपूर्ण माफिया जो कि एक्टिव थे उन पे प्रॉपर तरीके से कार्रवाई की गई और वो आज भी जेल के सलाखों के पीछे हैं। ये आप शिकंजा कस रहे थे और इसी शिकंजा कसने के दौरान कई वारदातें भी होती चली गई। भाई अब आप अतीक पे नकेल कस रहे थे तो अचानक से उमेश पाल हत्याकांड हो गया, तो आप उस वक्त कहाँ थे जब आपको ये जानकारी मिली और कितना बड़ा सेटबैक और चैलेंज था उमेश पाल का मर्डर? नहीं, उमेश पाल एक महत्वपूर्ण केस में गवाह था और वो उसको पुलिस की सुरक्षा भी थी
वो हॉस्टाइल नहीं हो रहा था। इस कारण से ये घटना कराई गई। और जब हम लोगों ने बाद में चीज़ों को एनालाइज़ किया तो पता चला कि ये दोनों भाई जेल में रहते हुए इसकी प्लानिंग की, और अशरफ से मिलने सारे जो अपराधी जिन्होंने उमेश पाल की हत्या की, जिसको टीवी पे भी दिखाया गया, वो जेल में मिलने भी गए। सभी योजना बनाई गई। तो उसके बाद से जब ये पूरा प्रकरण अनर्थ हुआ, मतलब कि खुलासा हुआ, तो इस केस में ही इन दोनों को पुलिस कस्टडी रिमांड पे भी लिया गया। और उस दौरान पूछताछ के अंदर और भी बहुत सारी सूचनाएं ऐसी मिली जिसके बारे में उत्तर प्रदेश पुलिस पहले से भी बता रही थी, जैसे वेपन के स्मगलिंग का मामला, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ संबंध होना, इत्यादि इत्यादि।